नमस्कार साथियों। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड मज़ेदार होने वाला है। ये आप मेरे चेहरे से ही समझ सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ ये पर्टिकुलर सेशन कंडक्ट करने के लिए। मैं गर्वित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं उस रेजिमेंट की बात करने वाला हूँ जिसके डिक्शनरी में डर नाम का शब्द ही नहीं है। जिन्होंने एक बार कोई चीज़ ठान ली ना तो वो उसको ख़त्म करके ही लौटते हैं या तो वो कभी लौटते ही नहीं है। जिनके नाम का डर पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसीलिए इनको खिताब दिया जाता है वन ऑफ द डेडलीस्ट रेजिमेंट्स इन द होल वर्ल्ड। एंड मैं बात कर रहा हूं गोरखा रेजिमेंट की। यहां पर साथियों देखिए, मैं कोई डिबेट नहीं करना चाह रहा हूं कि कोई सिर्फ एक रेजिमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है, नहीं, सारे ही रेजिमेंट अच्छे हैं। एंड सभी रेजिमेंट्स को माई सल्यूट, क्योंकि सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन करा है भारत माता की सुरक्षा करने के लिए। लेकिन थोड़ा बहुत हम इस रेजिमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इसका हिस्ट्री क्या है इंडियन आर्मी के अंदर। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में पूरी दुनिया बात करती है सबसे डेडलीस्ट कंट्री कौन सी है, सबसे डेडलीस्ट आर्मी कौन सी है, कौन से आर्मी के पास सबसे डेडलीस्ट वेपन्स है। लेकिन क्या हम सबसे डेडलीस्ट लोगों के बारे में बात करते हैं क्या? क्योंकि ये जो गोरखा रेजिमेंट है ना, अगर इनके पास हथियार भी नहीं है तो भी इनका शरीर इस फौलाद का बना हुआ होता है कि इनका शरीर ही इनका हथियार है। और जब ये अपना वॉर क्राई जय महाकाली आयो गोरखाली के साथ जब ये आगे बढ़ते हैं ना, तो दुश्मन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यही चीज हमेशा से हमने चीनियों के खिलाफ यूज करा है एंड पाकिस्तान के खिलाफ भी यूज करा है, क्योंकि ये गोरखा रेजिमेंट ने मेजरली इंडिपेंडेंस के बाद हर एक वॉर में भारत के अंदर कंट्रीब्यूशन करा हुआ है। और हम इनकी प्रशंसा क्यों करते हैं साथियों? क्योंकि ये जो लोग हैं ना, गोरखा लोग, इनका एक सबसे फेमस कोट है जिसको ये हमेशा अपना लाइफ मोटो मान के चलते हैं, दैट इज बेटर टू डाई देन बी अ कावर्ड। मरने से ये डरते नहीं हैं और कावर्ड ये कभी बन सकते नहीं हैं। इसके लिए ये बगैर सोचे अपनी जान जरूर दे देंगे, लेकिन कभी भी एक कावर्ड बन के ये नहीं रह सकते। और इसके लिए सैम मानेकशॉ, श्री सैम मानेकशॉ जी ने यहां पर इनके बारे में यही चीज बोला है कि अगर कोई व्यक्ति है जो बोलता है कि मैं मरने से नहीं डरता, या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है, क्योंकि गोरखा लोग ऐसे ही बने थे। अब सैम मानेकशॉ जी का एक और इंसिडेंट बताता हूं यहां पर, कि वो जब एक बार एक कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये चीज बोला था कि आप में से कौन प्लेन से कूदेगा। और सिर्फ वो पूरे आर्मी के प्लाटून में कुछ लोगों ने हाथ उठाया और ये देखा गया कि उनमें से जो कुछ लोगों ने हाथ उठाया था, मेजरली वो कहां के थे? वो गोरखा के थे, गोरखा रेजिमेंट के थे। तो इससे क्या पता चला कि सैम मानेकशॉ जी ने यहां पर यह भी नहीं बोला था कि आपको पैराशूट दिया जाएगा, उसके बगैर उन्होंने बोल दिया। तो इससे क्या पता चल रहा है? ये कभी मरने से डरते नहीं है। ऑर्डर जो भी इनको मिलेगा ये उसको हमेशा से ही फुलफिल करेंगे। यहां तक ये बात छोड़ दीजिए, जो ब्रिटेन के प्रिंस है ना, उन्होंने तक यहां पर ये एक स्टेटमेंट दे दिया था कि इफ देयर इज अ सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इट इज बिटवीन द गोरखास। क्योंकि ये जो रेस है ना, ये कभी भी अपने आइडियल से हटती नहीं है साथियों। सो दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट देम। अब यहां पर इनके लिए ये बहुत अच्छा सा कोट होता है कि ये ब्रेव तो हैं, लेकिन साथ साथ में ये बहुत ज्यादा दरिया दिल भी हैं। इन लोगों को खेलना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, दे लाइक म्यूजिक। मतलब फौलाद के साथ साथ इनके अंदर वो बालपन भी है। दे आर द स्वीटेस्ट एंड द मोस्ट प्योरेस्ट सोल्स इन द होल ऑफ द वर्ल्ड, जिसके लिए हम इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। अब ये जो गोरखा की हम बात करते हैं, ये कहाँ के बिलोंग करते हैं? सो दे बिलोंग टू द एरिया ऑफ नेपाल। ठीक है, नेपाल का जो तराई बेल्ट है ना, ये लोग पहाड़ी लोग हैं, गोरखा लोग। अगर आप इनका चेहरा देखेंगे तो यहां से आपको पता चलेगा कि ये लोग नेपाल वाले एरिया को बिलोंग करते हैं। एंड ये हमेशा से ही वही एरिया में रहते थे और अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे। लेकिन आज के टाइम में हमें क्या पता है, गोरखा रेजिमेंट जब भारत के आर्मी के अंदर है तो वो जाहिर सी बात है वो लोग नेपाल से भारत के आर्मी के अंदर क्या कर रहे हैं। सो दैट इज अ क्वेश्चन। तो इसके लिए हमें हिस्ट्री के एंगल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या होता है कि इतिहास के अंदर देयर वाज वन पर्टिकुलर रूलर, किंग पृथ्वी नारायण, एक गोरखा, जिन्होंने 18वीं शताब्दी के अंदर, जो आज का मॉडर्न डे नेपाल है, वहां पर उन्होंने क्या किया, अपने गोरखा लोगों का उन्होंने एक एम्पायर को कंसोलिडेट किया एंड उनको एक पहचान देने की कोशिश करी। अब सवाल ये उठता है कि नेपाल के लोग भारत के आर्मी के अंदर शामिल कैसे होते हैं? उनको तो नेपाल के आर्मी में होना चाहिए ना, बट हाउ कम आर दे इन द इंडियन आर्मी? और इंडियन आर्मी में आने के बाद इतनी ज्यादा उनको इज्जत कैसे मिलती है? एक अलग सा रेजिमेंट कैसे बन जाता है द गोरखा रेजिमेंट? अब सवाल यह है, तो इसके लिए हमें उसके हिस्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा कि क्या इवेंट्स घटित हुए थे। अब क्या होता है ना कि ब्रिटिश की हुकूमत 19वीं शताब्दी में भारत के अंदर बहुत ज्यादा वो एक्सपांड कर रही थी। एंड उसी टाइम पे ब्रिटिश की हुकूमत को जो नेपाल के लोग थे, दैट इज गोरखा लोगों के साथ, यहां पर बहुत ज्यादा टेंशंस बढ़ गए थे, जिसके अंदर इन्होंने 1814 के अंदर इन्होंने युद्ध लड़े। ठीक है, जब 1814 के अंदर ये युद्ध लड़ रहे हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 1814 से 1816 में, तो यहां पर क्या हो रहा है कि गोरखा लोग अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अंग्रेजों के पास मॉडर्न हथियार है, लेकिन गोरखाओं के पास उनका
एक उनका खुद का एक हथियार था, दैट इज नोन एज द खुखरी। ये एक चाकू जैसा धारदार हथियार है जिसको गुरखा लोग यूज करते हैं, जो इनके साथ हमेशा ही रहता है। ऑल्दो इस युद्ध में गुरखा हार जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं, एंड यहां पर अंग्रेजों ने उनके साथ एक ट्रीटी ऑफ साउगौली किया जो कि 1916 में करा गया। ऑल्दो ये हार जाते हैं, लेकिन इनकी ब्रेवरी और दिलेरी देख के अंग्रेज भी अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने कभी ऐसा किसी को लड़ते हुए देखा नहीं था। एंड तब जाके अंग्रेजों ने 1816 में इस ट्रीटी ऑफ सागौली के तहत इन्होंने ये डिसाइड किया कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर भी गुरखाओं का रेजिमेंट होना चाहिए। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं और जो यहां पर ये बोलते हैं कि सबसे पहली बार भारत के अंदर गुरखाओं को इंक्लूड करा था अंग्रेजों ने। गलत है वो, गुरखाओं को इन्होंने इंक्लूड नहीं करा था। भारत के अंदर एक राजा थे जिनको हम बोलते हैं महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह सिख राजा थे जो 1809, 10, 11, 12 में वो क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा एक्सपांशन कर रहे थे। जब वो एक्सपांशन कर रहे थे तो उस टाइम पे इनकी मुठभेड़ होती है नेपाल के इन लोगों के साथ, दैट इज द गुरखा लोगों के साथ। एंड यहां पर महाराजा रंजीत सिंह बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं और इसकी वजह से वो गुरखाओं को हराते हैं। लेकिन गुरखाओं की दिलेरी देख के ये भी अचंभित रह जाते हैं और इनकी दिलेरी को ये सलाम करते हैं और इनको बोलते हैं कि क्या आप लोग मेरे आर्मी के अंदर शामिल होंगे क्या। एंड उस टाइम पर महाराजा रंजीत सिंह का कैपिटल क्या था, लाहौर था। तो लाहौर होने की वजह से नेपाल के ये गुरखा लोग लाहौर जाते हैं इनके आर्मी में शामिल होने के लिए। इसीलिए गुरखाओं को एक निकनेम भी दिया जाता है, दैट इज द लाहौरिया, लाहौरे या लाहौरिया या ऐसा जो भी, क्योंकि लाहौरिया मतलब क्या, गुरखा जो लाहौर जो कि रंजीत सिंह का कैपिटल था वहां पर जाकर जो आर्मी के अंदर काम कर रहे हैं उसके वजह से इनको ये निकनेम दिया गया था। सो अंग्रेजों से पहले भी गुरखाओं को इंडियन आर्मी के अंदर शामिल किया गया था बाय द महाराजा रंजीत सिंह जी। अब यहां पर आप ये मत सोचिएगा कि तब तो इंडिया नहीं था, ना ये था ना वो था, नहीं, आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रिंग इन द कंट्रोवर्सी, बट अंग्रेज भी तो इंडिया नहीं था ना, तो वो उसको हम इंडियन आर्मी क्यों बोल रहे हैं। सवाल ये है, महाराजा रंजीत सिंह जी वो इंडिया के ही थे ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थे। सो दैट इज व्हाई ये हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव को लाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद जाके ट्रीटी ऑफ सागौली के तहत जिसको भी रिक्रूट करा जाता था उसको इंडिया के अंदर लाके ट्रेनिंग देके एंड देन उनको आर्मी के अंदर इंक्लूड किया जाता था। आफ्टर दैट गुरखाओं को ब्रिटिश हुकूमत ने अलग अलग जगहों पर इन्होंने गुरखाओं को पोस्ट किया, दैट इज, एंड सबसे मेजर जगह थे दैट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकंड वर्ल्ड वॉर, जहां पर यह बोला जाता है कि 2 लाख से भी ज्यादा गुरखाओं को यहां पर भेजा गया। एंड अंग्रेजों ने गुरखाओं की जो दिलेरी है उसको यहां पर अंग्रेजों ने सल्यूट भी किया, क्योंकि गुरखा वो एकमात्र ऐसा रेजिमेंट था जिन्होंने यहां पर क्या करा था कि जो एक्सिस पावर्स थे, जो अपोजिट फोर्सेस थे अंग्रेजों के खिलाफ, उनके दिल में इस हद तक डर बिठा दिया था कि जहां पर अंग्रेज लड़ नहीं पा रहे थे वहां पर ये गुरखा जाके लड़ पा रहे थे, क्योंकि ये पहाड़ों के लोग थे जिनके अंदर नॉर्मली फिजिकल स्टैमिना बहुत ज्यादा था, इमोशनल स्टैमिना बहुत ज्यादा था इनके पास। सो दैट इज वन अनदर एस्पेक्ट ट्रीटी ऑफ सागौली के तहत। अब इसके बाद जाके क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1947 में भारत आजाद होता है एंड तब जाके हम अंग्रेजों से, अंग्रेज, नेपाल एंड इंडिया का एक ट्राईपाइट्राइट ट्रीटी होता है जिसके अंदर यह बोला जाता है कि ये जो गुरखा लोग हैं, गुरखा लोगों का रेजिमेंट इस पूरे दुनिया में सिर्फ 3 जगहों पर होगा। एक नेपाल खुद, ठीक है, नेपाल के आर्मी के अंदर खुद गुरखा रहेंगे, इसके अलावा इंडियन आर्मी के अंदर भी गुरखा रेजिमेंट रहेगा, एंड तीसरा था ब्रिटिश। इसके लिए आज के टाइम में जो ब्रिटिश आर्मी है उसके अंदर भी एक गुरखा रेजिमेंट है। सो ऐसे 3 देश हैं जिसके पास गुरखा रेजिमेंट है। इसीलिए आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर ये जो गुरखा रेजिमेंट है इसको अलग अलग रेजिमेंट का ऑर्डर दिया गया है, जैसे कि 1st, 3rd, 4th, 5th, 8th रेजिमेंट, 9th रेजिमेंट, ऐसे करके अलग अलग रेजिमेंट दिए गए। अब इसके बीच में जो जो नंबर के अंदर जो मिसिंग है ना वो सब अंग्रेजों के पास है, जैसे कि 1st, 3rd, 5th, तो 2nd एंड 4th किसके पास है, अंग्रेजों के पास है। तो ऐसे करके रेजिमेंट्स को डिवाइड किया गया। अब ये गुरखा रेजिमेंट ने भारत के मेजरली हर एक वॉर्स के अंदर कंट्रीब्यूट किया और इन्होंने इंडिया के सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ अवार्ड्स को भी इन्होंने जीता है इनके पराक्रमी नेचर के वजह से। और इसी रेजिमेंट ने भारत के सबसे उम्दा, मतलब सारे ही लोग अच्छे हैं, सारे ही कमांडर्स अच्छे हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कमांडर्स भी यही रेजिमेंट ने प्रोड्यूस करा था, दैट इज जनरल बिपिन रावत, जो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी कहलाते थे। सो विद दिस आई विल कीप दिस सेशन शॉर्ट। वैसे अगर गुरखाओं की कहानी के बारे में हम बात करें तो ये सेशन बड़ा ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि इनके इतने ज्यादा कहानियां हैं कि 1962 के युद्ध में गुरखाओं का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। यहां तक कि ये एक बात आ जाती है कि गुरखा जब तालिबान के साथ लड़ रहा था तो वो एक गुरखा ने अनेकों तालिबानियों को मार गिराया। तो ऐसे बहुत सारी अनेकों कहानियां हैं गुरखाओं के बारे में, जिसके बारे में हम कभी और इस एक नया सेशन कंडक्ट करेंगे। बट फॉर टुडे ओनली द हिस्ट्री विल सफाइस, और ये था गुरखाओं का हिस्ट्री। सो आई होप आपको समझ आया रहेगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीबॉडी।